सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और आज हम इसमें जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए, और उसमें भी हम किस पर चर्चा करेंगे कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली 2 वर्कशीट में हम इसी टॉपिक पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसके अलग अलग भागों पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी के बारे में समझा था कि किस तरह से सरकार बनाई जाती है और संसद के कार्य क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर संसद में कौन कौन लोग होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संसद की भवन का एक चित्र भी बनाया गया है और इसमें आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये आम लोग बनाए गए हैं। तो इसलिए ये आम जनता बनाई गई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आम जनता अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहां पहुंचाती है वह जगह संसद कहलाती है। याद रखिएगा, आम जनता अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है और जहां पहुंचाती है उस जगह को हम संसद कहते हैं। यानी ये सब जनता के प्रतिनिधि हुए। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो कि हमने पिछली बार भी समझा था। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। यानी ये जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं ये विभिन्न दलों के तो होते ही होते हैं, लेकिन विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के हो सकते हैं और महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। फिर है संसद में लोग। देखिए, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। देखिए, संसद में अब धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है, यानी लोगों के माइंडसेट में चेंज आ रहा है, क्योंकि लोग अब जो है पारंपरिक नेताओं को नहीं चुन रहे बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी चुन रहे हैं, जिससे कि संसद में इन पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे कि ग्रामीण लोग जो पहले कभी संसद में चुनकर नहीं आते थे लेकिन अब आ रहे हैं, या ऐसे समूह और तबके जिनका कोई प्रतिनिधि कभी पहले संसद जाता ही नहीं था वे भी अब चुनाव जीतने लग गए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं और अल्पसंख्यक लोग भी हैं। उनकी भी राजनीतिक हिस्सेदारी अब बढ़ती जा रही है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले कभी जिनको मौका नहीं दिया जाता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, अब उनके लिए भी हमारी संसद में आरक्षण की व्यवस्था है, जिससे के तहत वो चुनकर आते हैं और अपनी बात संसद के सामने रखते हैं। मुख्यतः ये माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। यानी अगर हम चाहें कि कोई एक व्यक्ति ही संसद चला जाए तो वो सब व्यक्तियों की बात तो नहीं कर सकता, सब व्यक्तियों के हित वो जानता भी नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी इन सीटों पर इन्हीं समुदाय के लोग ही आएंगे चुन के। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी भी हो। यानी उनके समूह के लोग ही जीत कर आएँ और वो अपनी बात, अपने समूह की समस्याओं को संसद के सामने रखें और उनके लिए काम भी करें। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकें, इसलिए उनके लिए सीट आरक्षित की जाती है। फिर इसके बाद है महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। महिलाओं का क्या जो है
हिस्सेदारी है संसद में और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कैसी है उसके बारे में जानते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है कि संसद में इतने प्रतिशत, कम से कम 1/3 तो जो है महिलाएं, उनके लिए सीटें आरक्षित होनी ही चाहिए। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं ही थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंची है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की ही है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर तो प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। भाई देखिए, अगर हम देखें हमारी आबादी में, जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को संसद में भी तो इसी आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज उठा सकें और कार्य कर सकें। इसलिए विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संसद में चुन के भेजा जाता है, ताकि वो अपने समुदाय, अपनी जाति, धर्म वाले लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए सही ढंग से आवाज उठाएं और कार्य कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती है। तो बहुत सरल सा उत्तर है इसका कि आम जनता अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती है। यानी आम जनता जो है वो अपनी आवाज, यहां से इसको काट दो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है, यानी ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ पाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 सुझाव दिए, आप इससे ज्यादा भी सुझाव दे सकते हैं। जैसे सभी राजनीतिक दलों को सर्वसम्मति बनाते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाई ऐसा जो महिला आरक्षण विधेयक है, कितने सालों से वो लटका हुआ है, तो उसको पास करना चाहिए सभी दलों को, और जिससे कि महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 संसद में हो जाए। फिर राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यानी जो राजनीतिक दल है, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। और फिर तीसरा और आखिरी प्रश्न, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है। तो देखिए, इसको मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है कि मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। यानी सभी के हित और उनकी जो बातें हैं, उनकी समस्याएं सब अलग अलग होते हैं। इसलिए एक समूह के व्यक्ति, दूसरा पॉइंट है, सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। यानी एक ही समूह के व्यक्ति जीत के चले जाएं तो वो सबकी बातों को जानते भी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इस तरह से हमें इसके प्रश्न को, उसका उत्तर लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर जाते समय मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।